नमस्कार। आज हम भारतीय बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं, बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, बाजार का मूड कैसा है, इन सब पर। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन सारी खबरों में से काम की बातें निकालें, समझें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और आगे के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं, तो हम इन सभी स्रोतों को ठीक से खंगालेंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि सोना रिकॉर्ड महंगा हो गया है? 1,23,000 रुपए से ऊपर 10 ग्राम। फिर भी तनिष्क में लोग सोना खरीद रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और दूसरी तरफ टेक महिंद्रा जैसी बड़ी आईटी कंपनियां एआई पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अरबों का दांव लगा रही हैं। तो चलिए इन्हीं सब खबरों में थोड़ा और अंदर चलते हैं, समझते हैं कि माजरा क्या है। सबसे पहले कंपनियों के Q2 नतीजों की बात करते हैं। दूसरी तिमाही के नंबर्स आने लगे हैं, तो क्या दिख रहा है? कोई पैटर्न? देखिए, तस्वीर तो मिली जुली ही है, जैसा अक्सर होता है तिमाही नतीजों में। लेकिन हाँ, कुछ ट्रेंड्स जरूर दिख रहे हैं। जैसे? जैसे टेक महिंद्रा को ही ले लीजिए। उनकी आय करीब 5.1% बढ़ी है, और ईबिट ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई वो तो करीब 33% उछली है। 33%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि वो एआई पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उन्होंने टेक एम और आयन जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और देखिए $816 मिलियन के नए सौदे भी हासिल किए हैं। मतलब एआई अब सिर्फ बातें नहीं, कमाई भी करवा रहा है। लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया है ये टेक महिंद्रा में? पूरी तरह से नहीं। एक चीज ये है कि ईबिट तो बढ़ा, पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, करीब 4.4%। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकालें? मतलब ये कि शायद वो नए एरिया में बढ़ तो रहे हैं, पर मुनाफे पर कहीं ना कहीं प्रेशर है। हो सकता है कॉस्ट बढ़ गई हो, या फिर जो उनका पुराना बिजनेस है उसमें थोड़ी सुस्ती हो। अच्छा, तो ये टेक सेक्टर से एक मिलीजुली तस्वीर हुई। बैंकिंग में क्या चल रहा है? एक्सिस बैंक के नंबर्स भी तो आए हैं। हाँ, एक्सिस बैंक की कहानी थोड़ी अलग है। उनके लोन्स 12% बढ़े हैं, जो ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट 26% गिर गया है। 26%? ये तो काफी गिरावट है। क्यों हुआ ऐसा? हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। शायद उन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई हो, जो भविष्य में लोन खराब हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL, उसके लिए ज्यादा पैसा अलग रखा हो, या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव हो सकता है। यानी लोन देना एक बात और उस पर कमाना दूसरी। पर क्या सारे बैंक ऐसे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। PSU बैंक्स को देखिए, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनका प्रॉफिट 23% बढ़ा है। अच्छा। और फाइनेंस सेक्टर में HDFC AMC, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, उसके नतीजे तो काफी अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 16% और नेट प्रॉफिट 24% ऊपर। अरे वाह। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1.1 बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। बोनस शेयर? हर शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर फ्री। हाँ बिल्कुल, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल। और कोई कंपनी जिसके नतीजों ने चौंकाया हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल, हुटमाकी का मामला बड़ा दिलचस्प है। ये पैकेजिंग कंपनी है। हाँ। उनका रेवेन्यू तो घटा, लेकिन मुनाफा वो 200% से ज्यादा बढ़ गया। क्या बात है, ये कैसे हुआ? ये कमाल की बात है। शायद उन्होंने ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेचे और कॉस्ट कंट्रोल भी जबरदस्त किया होगा। तो ये दिखाता है कि सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, एफिशिएंसी कितनी जरूरी है। सही कहा, टॉप लाइन ही सब कुछ नहीं है। तो Q2 नतीजों का निचोड़ ये है कि एआई पर फोकस है, कुछ बैंकों पर प्रेशर है, लेकिन AMCs और कुछ एफिशिएंट कंपनियां अच्छा कर रही हैं। अच्छा, नतीजों के अलावा बाजार में और क्या चल रहा है? बोनस डिविडेंड की भी बात हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। कंपनियां शेयर होल्डरों को खुश रख रही हैं। HDFC AMC का बोनस तो है ही। पैनोरामा स्टूडियोज, एपिस इंडिया, कैम्स, रोलेक्स रिंग्स, इन्होंने भी बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। स्प्लिट मतलब शेयर को छोटे हिस्सों में बांटना ताकि वो सस्ता लगे। हाँ, फेस वैल्यू कम कर देते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और डिविडेंड देने वालों में भी देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, REC, टेक महिंद्रा, TCS भी है, ₹11 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। और कंपनियां पैसा भी उठा रहे हैं बाजार से, फंड रेजिंग। हाँ, वो भी चल रहा है। भारतीय टेलीकॉम बॉन्ड से 10,500 करोड़ जुटा रही है। अच्छा। JSW पेंट्स ने एक्जोनोबिल इंडिया, जो डच पेंट कंपनी है, उसकी भारतीय इकाई के लिए ओपन ऑफर दिया है। ओपन ऑफर
मतलब वो सीधे शेयर होल्डर से शेयर खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, करीब 3,000 करोड़ का ऑफर है ये। इसके अलावा स्टार सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन, ये सब भी पैसा जुटा रहे हैं। और आईपीओ मार्केट कैसा है? वो भी गर्म है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की लिस्टिंग तो देखिए 50% प्रीमियम पर हुई, जबरदस्त। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। और कैनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ भी ठीक-ठाक सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो ये सब तो हुआ कंपनी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। कोई बड़े लेवल का ट्रेंड भी दिख रहा है, जैसे इन्फ्लेशन या इन्वेस्टर एक्टिविटी? हाँ, दो बातें हैं। एक तो सितंबर में जो एक्टिव स्टॉक ब्रोकिंग क्लाइंट्स हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी घटी है। शायद बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ उसकी वजह से। लेकिन दूसरी अच्छी खबर ये है कि रिटेल महंगाई वो काफी नीचे आ गई है, 1.54% पे। ये 8 साल का निचला स्तर है। अरे वाह, ये तो अर्थव्यवस्था के लिए और आम लोगों के लिए भी राहत की बात है। बिल्कुल। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई तुरंत ब्याज दरें घटा देगा। वो शायद अभी और देखना चाहेंगे। सही है, ठीक है। तो ये तो हुआ बाजार और कंपनियों का हाल। अब जरा बड़े कॉर्पोरेट एक्शन पर आते हैं। विलय, अधिग्रहण, पार्टनरशिप्स, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ भी काफी कुछ हो रहा है। एक बड़ी डील है वेदांता वाली। वो जेपी एसोसिएट्स का सीमेंट कारोबार खरीद रहे हैं। उसको अब सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन से हरी झंडी मिल गई है। तो अब वेदांता सीमेंट में भी बड़ा प्लेयर बन जाएगा। हाँ, लगता तो यही है। दूसरी तरफ एलटी फूड्स, जो दावत चावल वाली कंपनी है, वो यूरोप में एक्सपैंड कर रही है। हंगरी की एक कंपनी खरीद रही है करीब 25 मिलियन यूरो में। और आईटी सेक्टर में वो इन्फोसिस वाली डील, एनएचएस की, हाँ। वो बहुत बड़ी खबर है। इन्फोसिस ने यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस से 1.2 बिलियन मतलब करीब 12,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। 12,000 करोड़? हाँ, ये सिर्फ इन्फोसिस के लिए नहीं, पूरे भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक माइलस्टोन जैसा है। उनकी ग्लोबल क्षमता दिखाता है। और वो एआई वाला बड़ा प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में, जिसमें अडानी, गूगल और एयरटेल हैं। हाँ, वो शायद सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है इस वक्त। अडानी ग्रुप, गूगल क्लाउड और भारती एयरटेल मिलकर विशाखापट्टनम में $15 बिलियन के भारी भरकम निवेश से एआई और डेटा सेंटर हब बना रहे हैं। $15 बिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये दिखाता है कि बड़ी कंपनियां भारत में एआई के भविष्य पर कितना बड़ा दांव लगा रही हैं। वाकई टेक्नोलॉजी में और भी पार्टनरशिप्स हो रही हैं क्या? हाँ, कई सारी। भारती एयरटेल और आईबीएम क्लाउड और एआई सॉल्यूशंस के लिए साथ आए हैं। पारस डिफेंस ने इजराइल की कंपनी सीएलओ के साथ मिलकर एडवांस सेंसर बनाने का करार किया है। ये डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए अच्छा कदम है। सोनाटा सॉफ्टवेयर है, वो एआई मॉडर्नाइजेशन के लिए जर्मनी की एडेसो के साथ काम कर रही है। तो ट्रेंड क्लियर है, एआई, क्लाउड, एडवांस टेक। और विलय और अधिग्रहण में छोटी डील्स भी चल रही हैं। हाँ, कंसोलिडेशन तो जारी है। जैसे जेके सीमेंट है, वो तुशाली सीमेंट्स को खरीद रही है। साई सिल्क्स कला मंदिर को खरीद रही है। जेटीएल इंडस्ट्रीज और आरसीआई इंडस्ट्रीज का मर्जर हो रहा है। केफिन टेक ने एसेंट फंड सर्विसेज का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। मतलब कंपनी अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है, विस्तार के मौके ढूंढ रही है। अच्छा, क्या भारतीय स्टार्टअप्स में भी विदेशी पैसा आ रहा है? बिल्कुल। 2 अच्छे उदाहरण हैं। अमेरिका का बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनबेस। उसने भारतीय एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स में इन्वेस्ट किया है। इससे कॉइन डीसीएक्स की वैल्यूएशन करीब $2.45 बिलियन हो गई है। और दूसरा ऑडियो की जानी-मानी कंपनी बोस ने भारतीय वेयरेबल ब्रांड नॉइज में $30 मिलियन का निवेश किया है। इससे नॉइज की वैल्यूएशन $420 मिलियन हो गई है। अच्छा, तो मतलब मुश्किल ग्लोबल माहौल के बाद भी विदेशी निवेशक इंडियन स्टार्टअप्स पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। ये भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव साइन है। तो एक तरफ अधिग्रहण से कंसोलिडेशन, दूसरी तरफ स्टार्टअप्स में फंडिंग। कुछ कंपनियां अपना स्ट्रक्चर भी बदल रही हैं। पेटीएम का कुछ था। हाँ, पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, वो अपना ऑफलाइन मर्चेंट बिजनेस एक अलग सब्सिडरी में डाल रही है, शायद रेगुलेटरी कारणों से या बिजनेस को और फोकस करने के लिए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी एनसीएलटी से अप्रूव हो गया है। ये रीस्ट्रक्चरिंग अक्सर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं। बिल्कुल, फोकस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब जरा कंपनियों के अंदर की बातें करते हैं। अपॉइंटमेंट्स, इस्तीफे, रेगुलेटरी एक्शन, यहाँ क्या खास चल रहा है? लीडरशिप में कुछ बदलाव हुए हैं।
हुंडई इंडिया ने अपने नए एमडी और सीईओ की घोषणा की है, जो जनवरी 2026 से ज्वाइन करेंगे। ये शायद उनके जो बड़े प्लान्स हैं भारत के लिए, उससे जुड़ा है। और वो रिलायंस पावर वाला मामला, सीएफओ का इस्तीफा। हाँ, वो चर्चा में है। उनके सीएफओ ने इस्तीफा दिया है और ये ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के बाद हुआ है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फिर से ध्यान खींचता है। बिल्कुल। और हिंदुजा रिन्यूएबल्स में भी नए एमडी और सीईओ आए हैं, तो कंपनियां अपनी लीडरशिप टीम को एडजस्ट कर रही हैं। और रेगुलेटरी साइड पर एजेंसियां काफी एक्टिव लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, कई कंपनियों पर जांच चल रही है या एक्शन हुआ है। जैसे दिलीप बिल्डकॉन और गणेश बेंजोप्लास्ट पर इनकम टैक्स की जांच हुई। सेबी ने निर्माण एग्री जेनेटिक्स पर आईपीओ फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर बैन लगा दिया। बालाजी अमाइंस का मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। उन पर आरोप है कि वो बिना लाइसेंस के फार्मा ग्रेड केमिकल बना रहे थे। ये क्वालिटी कंट्रोल पर बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो सीरियस है। और वेदांता पर एक शॉर्ट सेलर है वाइसरॉय रिसर्च, उसने कुछ आरोप लगाए हैं। हालांकि वेदांता ने उन्हें नकारा है, लेकिन इस तरह की खबरें इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी होता है। कंपनी की इमेज पर असर पड़ता है। सही बात है, निवेशकों को इन सब पे नजर रखनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सेक्टर वाइज बात करते हैं। टेक और एआई का तो हमने जिक्र किया ही, और क्या खास है? टेक सेक्टर में तो एआई ही छाया हुआ है। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सब इस पर भारी निवेश कर रहे हैं। टीसीएस तो कह रही है कि वो हर साल अपने 1 लाख कर्मचारियों को एआई में रीस्किल करेगी। 1 लाख हर साल? हाँ, गूगल का विजाग वाला निवेश भी इसी ट्रेंड को दिखाता है। और साथ ही मैपल्स जैसे जो देसी ऐप्स हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो रहा है? यहाँ भी बहुत एक्शन है। एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, ये सब बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एचईएजी की एक सब्सिडियरी है, उसको एसबीआई से बैटरी प्लांट के लिए 1230 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। बैटरी मतलब ईवी वाली बैटरी या स्टोरेज के लिए? स्टोरेज के लिए भी और ईवी के लिए भी। लेकिन एक चैलेंज भी है, जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है उसकी स्पीड थोड़ी धीमी है, उम्मीद से कम। अच्छा। और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहस चल रही है। 100 गीगावाट का लक्ष्य है, उसमें एफडीआई यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट आ सकता है या नहीं, इस पर चर्चा है। और ओएनजीसी जैसी पुरानी कंपनियां कॉस्ट कटिंग पर फोकस कर रही हैं। ठीक है। ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है? फेस्टिव सीजन भी है। बिक्री के आंकड़े तो सितंबर में अच्छे थे। ईवी सेगमेंट में काफी हलचल है। बजाज ऑटो ने अक्टूबर में अच्छी ग्रोथ दिखाई है ईवी में। टीवीएस ने एक नई एडवेंचर बाइक लॉन्च की है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर अब हो गया है, तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग अलग फोकस कर पाएंगे। हुंडई के प्लान्स भी बड़े हैं। लेकिन वो फ्यूल वाली बात, E20 से माइलेज कम होने की। हाँ, ये एक चिंता की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि E20 फ्यूल यानी जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स्ड है, उससे पुरानी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है। इस पर और ध्यान देना होगा। सही है। बैंकिंग और फाइनेंस में आपने एक्सिस और एचडीएफसी एएमसी की बात की थी, ओवरऑल क्या लग रहा है? जैसा कहा, मिले जुले नतीजे हैं, पर पीएसयू बैंक थोड़ा बेहतर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ईसीएल नॉर्म्स का असर आगे दिखेगा बैंकों के प्रॉफिट पर, खासकर जिनका एमएसएमई या अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है। अच्छा। एनबीएफसीज के मार्जिन सुधरने की उम्मीद तो है, पर एमएसएमई सेक्टर की हेल्थ पर नजर रखनी होगी। और एक बड़ी खबर ये हो सकती है कि यूएई का बैंक है अमीरात एनबीडी, वो शायद आरबीएल बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदे। अच्छा, ये तो बड़ी डील होगी अगर हुई तो। हाँ, ये इंडियन बैंकिंग में विदेशी इंटरेस्ट का एक और बड़ा उदाहरण होगा। और रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस की मांग बहुत तेज बताई जा रही थी। हाँ, ऑफिस स्पेस में तो जबरदस्त मांग है, खासकर जीजीसीएस यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से। ये दिखाता है कि भारत सर्विस एक्सपोर्ट और टैलेंट के मामले में कितना आकर्षक है। इंफ्रा पर सरकारी खर्च जारी है। एलएनटी, केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट से भी काफी आ रहे हैं। होटल सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। और आखिर में वो सोने वाली बात, रिकॉर्ड कीमत फिर भी इतनी डिमांड, ये क्या चक्कर है? ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। सोना $4100 प्रति ऑन्स के पार, भारत में 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। और फिर भी टाइटन का जो तनिष्क ब्रांड है, उसमें लोग सोना खरीद रहे हैं, खासकर सिक्के और बार। क्यों भला? कई कारण हो सकते हैं। शायद लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, या डर है कि कीमतें और ऊपर जाएंगी,
या फिर ये सिर्फ फेस्टिव और वेडिंग सीजन की डिमांड है, पर ये है बड़ा अनोखा पैटर्न। सच में। और वो एप्पल वाली खबर क्या थी? वो भारत में टैक्स कानून बदलवाना चाहते हैं। हाँ, एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाना चाहता है, खासकर आईफोन की। तो इसके लिए वो कुछ टैक्स और ड्यूटी कानूनों में बदलाव चाह रहे हैं ताकि यहाँ बनाना और एक्सपोर्ट करना उनके लिए और फायदेमंद हो। तो ये मेक इन इंडिया के लिए बड़ा टेस्ट केस है। बिल्कुल, भारत की मेक इन इंडिया नीति और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने के लिए ये बहुत अहम है। अब देखना है सरकार कैसे रिएक्ट करती है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि भारतीय बिजनेस वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है। Q2 के नतीजे कहीं खुशी कहीं गम वाले हैं, पर AI और रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस है। हाँ, और मर्जर एक्विजिशन से कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है। रेगुलेटरी एक्शंस भी तेज है, तो निवेशकों को सावधान रहना होगा। और सोने जैसी चीजों में अजीब सा उपभोक्ता व्यवहार भी दिख रहा है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। डिजिटलीकरण, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का रोल, ये सब बदल रहा है। और कंपनियों को इन बदलावों के साथ कदम मिलाना होगा। हाँ, तेजी से। लचीलापन और इनोवेशन शायद अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हाँ, सवाल ये है कि ये देखते हुए कि कुछ सेक्टर्स जैसे ऑफिस रियल एस्टेट, ऑटो, इनमें तो अच्छी ग्रोथ है, पर दूसरी तरफ कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी है, महंगाई का असर है, फिर AI का प्रभाव बढ़ रहा है, एनर्जी बदलने का दबाव है। तो इन सब के बीच भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने और सफल होने के लिए किन खासियतों, किन मुख्य क्षमताओं को सबसे ज्यादा डेवलप करने की जरूरत होगी? इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ।